स्टार्ट करते हैं आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया, बात स्टार्ट होती है हमारी वर्ल्ड वॉर 1 से। वर्ल्ड वॉर 1 जो होता है आपका 1914 से लेकर के 18 तक। ठीक, तो इसमें दो पावर्स थी, एक थी आपकी एलाइड पावर्स, ठीक है, और एक थी आपकी सेंट्रल पावर्स। कौन सी? सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर्स थी आपकी, एक तो एलाइड पावर्स में था आपका ब्रिटेन, एक था आपका फ्रांस, और एक था आपका रशिया। एलाइड पावर्स में क्या क्या आ रहा है आपका? ब्रिटेन है, फ्रांस है, और आपका रशिया है। ठीक, सेंट्रल पावर्स में आपके सेंट्रल पावर्स में है जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, और आपका ओटोमन एम्पायर। कौन सा? ओटोमन एम्पायर। क्या क्या है आपका? है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, और ओटोमन एम्पायर। अब बात सुन लो, लिखने की ज्यादा नीड नहीं है, नोट्स पहुंच जाएंगे, बस बातें सुनो। वर्ल्ड वॉर 1 होता है 1914 से 1918 तक। ठीक, दो गुटों के बीच में, यानी दो पक्ष होते हैं। देखो लड़ाई होती है तो दो लोग तो चाहिए, तो यहां पर दो लोग या दो पावर्स कौन है? सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स में आपके कौन से कंट्रीज आ रहे हैं? आपका ब्रिटेन आ रहा है, एक आपका फ्रांस आ रहा है, और रशिया आ रहा है। ठीक, और इन्हें बोला गया सेंट्रल पावर। आप देख पा रहे हो ये सेंट्रल एशिया का पार्ट, सेंट्रल यूरोप का पार्ट है, तो इसलिए इन्हें सेंट्रल पावर्स बोला गया। क्या क्या है? ऑस्ट्रिया हंगरी है आपका, जर्मनी है, इटली है, और यहां ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। आज एग्जिस्टेंस नहीं है ऑटोमन एम्पायर की, पहले हुआ करता था। तो किसी भी बात पर लड़ाई हुई थी, हमें उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में ऐसे जाना है हमें कि वर्ल्ड वॉर 1 बोला क्यों गया। जब ये बात आप पूछ सकते हो कि सर ये तो लड़ाई यूरोप में हो रही है, यूरोप की कंट्री आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 बोल क्यों रहे हैं, और इंडिया का क्या इसमें रोल था? तो बात क्या थी, इंडिया आपका क्या था? ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो इसी तरीके से ब्रिटेन की बहुत सारे देश क्या थे? कॉलोनी थे। तो ब्रिटेन अगर शामिल है तो उसने इनडायरेक्टली हमें भी शामिल कर लिया उसमें। शामिल कैसे किया? यानी कि शामिल किया तो हमारे इंडिया पर कुछ ना कुछ उसके क्या होंगे? इफेक्ट्स होने वाले हैं। ठीक, उन इफेक्ट्स को मेजरली आपका चैप्टर वहीं से थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट होता है। ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 1 की डिटेल में नहीं जाएंगे हम, बेसिकली किस में जाएंगे? इफेक्ट्स ऑन इंडिया बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। इफेक्ट्स ऑन इंडिया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1। अब क्या क्या इफेक्ट्स हुए आपके इंडिया पर? सबसे मेजर इफेक्ट कि हमारे यहां पर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। पहले इनकम टैक्स जैसी चीज कोई होती ही नहीं थी इंडिया के अंदर। क्या किया गया? इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। आप एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको काइंड ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता रहा हूं पॉइंटर्स की फॉर्म में, कि आपको फ्रेमिंग कैसे करनी होती है। जानते हैं आप सब लोग, पॉइंटर्स आपको मिलते नहीं है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है ना, अभी तक हमने एसएसटी जैसे पहले पढ़ाया था तो आपको ऐसे पॉइंटर लिख के नहीं पढ़ाया था, आपको बस स्टोरी सुनाई थी। ठीक है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, अब यहां से जो भी एसएसटी पढ़ेंगे तो हम उनके पॉइंटर्स का भी ध्यान रखेंगे। हाउ टू फ्रेम द आंसर्स, इसका जरूर ध्यान रखना है हमें, क्योंकि अब आपके प्री बोर्ड्स हैं। आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि हमें आंसर किस तरीके से लिखने हैं और करने हैं। ठीक है ना, यानी इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरी चीज थी कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया। क्या किया गया? डिफेंस एक्सपेंडिचर वॉज इंक्रीज्ड। यानी मान लो अब हमारा इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन की, तो हमारा बजट वगैरह कौन बनाता था? ब्रिटेन ही बनाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती थी। क्या हुआ? कैसे? मजाक लग रहा है कुछ? अच्छा, हिचकी आ रही है, किसी को याद आ रही है उसके? आपको भी याद आ गई उसकी मोहक सपने। सर पढ़ा रहे हैं वहां से चले गए भाई। पानी चाहिए? चलो पानी देते हैं आपको, कुछ मांग लो पानी, सर पानी दे दो।
जैसे मान लो कि हमारा कोई भी कंट्री है 100 रुपये खर्च करता है आपका टोटल, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर पे मान लो पहले 4 रुपये खर्च करते थे, तो उन्होंने उसे 10 कर दिया, 15 कर दिया, यानी डिफेंस की तरफ हमारे रिसोर्सेज को इनटू कर दिया गया, यानी रिसोर्सेज का फ्लो या पैसे का फ्लो किधर कर दिया गया, डिफेंस की तरफ। अच्छा, एक और चीज होती है कि फोर्सफुल रिक्रूटमेंट होता है, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट इन द आर्मी, रिक्रूटमेंट इन आर्मी। अब हमारी जो इंडियन आर्मी थी वो इंडियन आर्मी नहीं थी, उसे हम बोलते थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी। क्या बोलते थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो हुआ क्या, भाई इंग्लैंड तो, ब्रिटेन तो वॉर लड़ रहा था, वो बोला जी हमें तो भैया आर्मी वाले चाहिए। अपने लोगों को मरवाने के बजाय वो क्या थे, चालाक आदमी थे, कॉलोनी से उठाते थे आर्मी पर्सनस को, तो यहां से लेकर के जाते थे। आपको पता है जो इंडिया गेट बना हुआ है ना वर्ल्ड वॉर 1 के ही, उसमें ज्यादातर है फाइटर्स हैं हमारे, उन्हीं का नाम उसमें इंडिकेट किया गया, लिखा गया है। तो फोर्सफुल रिक्रूटमेंट किया गया किसका, आर्मी में के अंदर ज्यादातर किया गया विलेज एरिया से। किसका किया गया रिक्रूटमेंट, विलेज एरिया के लोगों का किया गया फोर्सफुल रिक्रूटमेंट। अच्छा, और चीज क्या होती है आपकी कि जैसे मान लो कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने के साथ साथ जो फूड ग्रेन्स वगैरह थे, फूड ग्रेन्स का फ्लो, फ्लो ऑफ फूड ग्रेन्स डाइवर्टेड टूवर्ड्स आर्मी। अब एक बात बताओ भाई, लड़ाई कर रहे हैं जवान तो उन्हें खाना पहले चाहिए, जनता को भले बाद में मिले। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे यहां पर जो भी अवेलेबल फूड रिसोर्सेज थे उसमें शॉर्टेज आ गई, फूड रिसोर्सेज में क्या आ गई, शॉर्टेज आ गई, शॉर्टेज इन फूड रिसोर्सेज। अब इसकी वजह से क्या होगा, प्राइसेस डबल्ड। अब एक बात देखो, हमें यहां पर भाई 100 किलो अनाज चाहिए खाने के लिए, अब 100 किलो अनाज चाहिए, अब 50 किलो आपका डिफेंस की तरफ उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। अब मार्केट में अवेलेबल 50 kg है, बायर्स ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार होंगे, तो फूड क्रॉप्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, खाने की चीजें महंगी हो जाएंगी, तो आम जन के लिए वो पहुंच से दूर हो जाएगा, यानी समस्या आने वाली है, उन्हें खाना भी अच्छे से नसीब नहीं होगा, ये दिक्कत। अच्छा, एक ये तो थे बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1, ये इफेक्ट्स क्या थे, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1। अच्छा, एक और था, जैसे कुछ बुक्स में मिल जाता है, इनकम टैक्स के साथ साथ कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज्ड, कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज्ड। कस्टम ड्यूटीज वो होती हैं कि जैसे मान लो कि आपका बाहर से सामान आ रहा है तो उस पर टैक्स वगैरह लगाना, तो वो भी इंक्रीज कर दी गई थी, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए लड़ने के लिए, सरकार कह रही है जी ऐसा है हम पैसे लड़ रहे हैं। अच्छा, इंडियंस कह रहे थे भाई हमारा क्या लेना देना है, हमारा तो लेना देना कुछ है नहीं, इस चीज के लोग खिलाफ भी खड़े थे। अच्छा, यहीं पर एंट्री होती है, हम जो बोल देते हैं एक महानुभाव गांधी जी, हाँ आया था वो, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 थोड़ी आया था, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, यही ध्यान रखना है आंसर राइटिंग में। वो इंडिया के अलग कॉन्सिक्वेंसेस थे, मैंने क्या हेडिंग डाली है, इफेक्ट्स ऑन इंडिया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1। अब वो एपिडेमिक जो वर्ल्ड वॉर की वजह से थोड़ी आया था, या क्रॉप फेलियर भी हुआ था उस टाइम पर, कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है वो अलग चीज हो गई, और वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से क्या इफेक्ट कर रहे हैं, हम लोग ना आंसर लिखते टाइम भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना है भाई। जो हमारा क्रॉप फेलियर हुआ उस टाइम पर होता क्या है, क्रॉप फेलियर होता है 1914 से 18 के बीच में, ये वर्ल्ड वॉर 1 आपका 1914 से 18 होता है, तो इसी टाइम पर क्या होता है, क्रॉप फेलियर, सूखा पड़ गया, बारिश कम हुई, और कुछ जगह पर कुछ बीमारियां फैल गई थी। ठीक है, जैसे आपका आप देखोगे कि जो सत्याग्रह गांधी जी करेंगे वो प्लेग वगैरह की वजह से करेंगे, तो वहां पर भी क्रॉप फेलियर हुआ था। अब प्लेग में क्या होता था वो आगे बताएंगे, चलो वो इंटरप्शन हो जाएगा फिर टॉपिक में, ठीक है ना। वो क्रॉप फेलियर एंड एपिडेमिक वर डिफरेंट थिंग, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से इंडिया पर क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज के थ्रू इंडिया को गुजरना पड़ा, तो आप पॉइंटर्स में, अच्छा इस थोड़ा सा आप बढ़ा भी कर सकते हो, मैंने आपको एकदम टू द पॉइंट बताया, ठीक है। आप चाहो तो इसे बड़ा कर सकते हो, बट आपको अगर 3 मार्कर में लिखना है तो आप इस तरीके से पॉइंट्स डाल सकते हो, बहुत नीट एंड क्लीन डालोगे, ठीक है ना। आपके डिफाइन होने चाहिए पॉइंट्स, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑन इंडिया बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 वर, द इनकम टैक्स वर इम्पोज्ड फर्स्ट टाइम या इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, या फिर आप बोल सकते बिकॉज द गवर्नमेंट नीड एक्सपेंडिचर और मनी टू फाइट इन अ वॉर।
कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज्ड, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिखोगे डिफेंस एक्सपेंडिचर वो भी बढ़ा दिया गया, तो उसके लिए सरकार को पैसा चाहिए, ठीक। इस तरीके से आप पॉइंटर्स लिखोगे। ये एक क्वेश्चन का आंसर भी हो गया और एक टॉपिक भी कवर हुआ आपका साथ में। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे भैया गांधी जी आते हैं। कौन आते हैं इसी बीच, बाद का मतलब है 1918 के बाद नहीं, 1915 के अंदर गांधी जी आते हैं आपके 9 जनवरी 1915 को। कब आते हैं गांधी जी, कब आए ये, 9 जनवरी 1915। इसे एनआरआई डे भी मनाते हैं हम, इसी दिन को एनआरआई डे भी मनाते हैं हम, आज भी मनाते हैं। जैसे हिंदी में कह देते हैं अप्रवासी दिवस। क्या कह देते हैं, अप्रवासी दिवस। इसका मतलब होता है कि जो हिंदुस्तानी या जो इंडियंस बाहर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो हम उनको भूल जाए, उनको ये ना लगे कि हम उनको भूल गए। तो इसके लिए डेडिकेटेड डे कब लिया गया, जिस दिन गांधी जी लौट करके आए थे साउथ अफ्रीका से। कहां से आए थे गांधी जी, साउथ अफ्रीका से आए थे। रिटर्न टू इंडिया, रिटर्न टू इंडिया, कहां से आए थे ये, फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अच्छा, गांधी जी आते ही ये इन्होंने एक चीज वहां नई इंट्रोड्यूस की थी, सत्याग्रह। क्या इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने साउथ अफ्रीका में, सत्याग्रह। और आते इंडिया में बोलते हैं जी ऐसा है मैं तो सत्याग्रह लॉन्च करूंगा। कुछ सोचना नहीं समझना नहीं, एकदम अरे लड़ाई हो रही है मेरा दोस्त है, किसने मारा, कौन सामने वाला, बस चालू हो गए। पहले आपको कंडीशन तो समझनी चाहिए, कभी कभी हो सकता है मेरे दोस्त की गलती हो, हम दोस्ती में पागल हो जाते हैं, हमें मतलब नहीं है, मतलब दोस्त को पीट रहे मैं सामने वाले को पीटूंगा। तो गांधी जी ने भी आते देशभक्ति दिखाने की कोशिश करी भाई। आते हैं और जहाज में से कूदते ही कहते हैं आई विल लॉन्च अ सत्याग्रह। तो वहां पर ना एक बुजुर्ग सज्जन व्यक्ति खड़े थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। वो कहते हैं कि भाई ऐसा है, ठीक है तुम्हारे अंदर, तुम सत्याग्रह सफल करके आए हो साउथ अफ्रीका में, तुम्हें सक्सेस मिला है, वहां पर लड़ाई अलग थी, यहां लड़ाई अलग है। वहां लड़ाई थी गोरे और काले की, यानी व्हाइट और ब्लैक की, तो आपने उस चीज के लिए सत्याग्रह किया। यहां पर है लड़ाई, या आप सत्याग्रह करना चाहते हो इंडिया के फ्रीडम के लिए, तो यहां की कंडीशन तो समझो। तो गोपाल कृष्ण गोखले को इसीलिए गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु माना जाता है, ठीक है। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, या जी के गोखले भी कह देते हैं हम, गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी बोले जाते हैं। इन्होंने बोला जी ऐसा है, पहले थोड़ा सा हिंदुस्तान भ्रमण पे निकलो, इंडिया को पहचानो, जानो, लोगों की समस्याओं को जानो। तो गांधी जी को सजेशन दिया गया कि हमारे यहाँ पर ट्रेन सर्विसेज बहुत बढ़िया हैं, ब्रिटेन ने जो दी है उसका फायदा उठाओ, लाभ उठाओ, उन्हीं के खिलाफ लोगों की प्रॉब्लम्स को समझे। तो गांधी जी ने क्या किया, 2 साल तक सिर्फ क्या किया, भारत भ्रमण किया और लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश की कि कहाँ क्या समस्याएं, कौन क्या समस्या फेस कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो गांधी जी को धीरे धीरे चीजें पता चलने लगी, तभी तो वही लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओगे, आप उनकी आवाज कब उठा पाओगे। अब मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके स्कूल में क्या चल रहा है, आपने बुला लिया सर स्कूल में पंगा हो गया है आ जाओ, अब मैं पहुंच गया, मुझे पता नहीं क्या पंगा हुआ है, क्या पता कि तुमने मैडम से बदतमीजी कर दी हो, अद्वैनी मैम को बोला हो मैडम यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल मैं जाकर के पता चला वो मैडम मेरे पे भी कर रही है कि अच्छा ऐसे की वकालत करने आ गया, तो समस्या हो जाएगी ना। तो गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की बात मान करके उस चीज को इंप्लीमेंट किया और लोगों की समस्याओं को समझा। अच्छा, अभी क्या है सत्याग्रह को, क्या है, गांधी जी का एक मेथड था ऑफ मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट। सत्याग्रह क्या था, इट वॉज अ मेथड ऑफ मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट which was based on truth and non-violence, which was based on truth and non-violence। अगर आपसे 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ लिया, इसलिए मैंने लिख दिया है कि सत्याग्रह किसने इंट्रोड्यूस किया, इसकी डेफिनेशन क्या होती थी, ठीक है ना। तो सत्याग्रह क्या था, इट वॉज अ मेथड ऑफ मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट विच वॉज बेस्ड ऑन द ट्रूथ एंड
नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा। आप चाहो तो साथ में, विच मीन्स, हिंदी लिख सकते हो बड़ा करने के लिए, विच मीन्स सत्य एंड अहिंसा। ठीक है, हिंदी की टर्मिनोलॉजी लिखनी है पर रोमन लेटर्स में। ठीक, सत्याग्रह। अच्छा, अब होता क्या है देखो, गांधी जी के ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे। गांधी जी को उस टाइम पर ना सार्जेंट भी बोला गया ब्रिटिशर्स का। क्या बोला गया गांधी जी को? एक टर्म था सार्जेंट, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, सार्जेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसको बोला? गांधी जी को। हाँ, इट वॉज अ वर्ड, वर्ड इन सम पीपल्स। तो गांधी जी क्या है? गांधी जी इज अ, गांधी जी इज अ सार्जेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों बोला गया इसको समझो, कि गांधी जी जब आए ना तो गांधी जी को कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने बहका दिया, बेचारे मासूम से थे। जो आदमी थोड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं करता ना वो मासूम होता है, उससे आप जो मीठी मीठी बातें करोगे तो वो ट्रस्ट भी जल्दी करता है। आप देखना जो लड़ालू टाइप का आदमी होता है वो कम ट्रस्ट करता है, लड़ाऊ झगड़ालू। जैसे मुझ जैसा आदमी नहीं करेगा ट्रस्ट, पहले हाथ चलाएगा बाद में पूछेगा क्या बात हुई। मैं भी ऐसा ही था, गांधी जी जैसे आकर के कूदे थे ना, मैं भी दोस्तों की लड़ाई में ऐसे कूदता था। कॉलेज में ऐसे बहुत बार इंसिडेंट हुए भी थे, कपड़ा फार, ठीक है ना, तो वो अलग चीज है। तो वो क्या रहा है, इनको सार्जेंट क्यों बोल रहे हैं? गांधी जी को कुछ ऑफिसर्स ने बहका लिया। वो कहते हैं जी ऐसा है गांधी जी, हम आपको दे देंगे आजादी, आप बस इंडियन से ये कहो कि हमारे साथ वर्ल्ड वॉर लड़ लें, हमारे साथ वर्ल्ड वॉर में फाइट कर लें। यानी तो गांधी जी ने बोला ऐसा है जी, वर्ल्ड वॉर लड़ो, ये हमें आजाद कर देंगे। वो भोले मानस, समझ नहीं आ रही थी बातें, तो वो लोगों को कहने लग गए कि आप इंडियन ब्रिटिश आर्मी यानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन करो, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन करो। तो बहुत लोग उस टाइम पर थे, दो तरीके के लोग थे ना, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट लोग, मॉडरेट वो थे जो प्यार और लेटर लिख के, चिट्ठियां लिख के अंग्रेजों से अपनी बात मनवाते थे। प्रभु, गुरुजी, सादर प्रणाम, कृपया करके आप मेरी बात को ध्यान से केंद्रित करके सुनिएगा कि फलानी फलानी जगह पर लोग इस समस्या से ग्रसित हैं, इस तरीके से लिखते थे। और कुछ क्या थे, कोई बात नहीं, हम आवाज सुनाएंगे भगत सिंह टाइप, बम घेर के असेंबली में, है ना। कुछ थे खुदीराम बोस, कोई नहीं, जज को उड़ा देंगे, जज नहीं बैठा उसके घर वालों को उड़ा देंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे तो उन्हें बोलते थे एक्सट्रीमिस्ट, खतरनाक, लड़ाई झगड़े से पाएंगे जो पाएंगे, प्यार से कुछ नहीं, ठीक है ना। तो जो मॉडरेट टाइप के लोग थे वो इतना नहीं बोलते थे, बट लोगों ने बोला गांधी जी को सार्जेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कि भाई हमें उनसे आजादी चाहिए, और यू आर इंस्पायरिंग द पीपल के आप यू हैव टू गो टू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ठीक, चलो कोई बात नहीं। बट बाद में गांधी जी को थोड़ा थोड़ा बातें समझ में आने लग गई, तो उन्होंने एक बात कहना बंद कर दिया। अच्छा, जब उन्होंने ये बात कहना स्टार्ट किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें केसरी हिंद की उपाधि भी दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही थी हाँ भाई ये आदमी हमारे सपोर्ट का है, भाई ये तो काम का आदमी है, केसरी हिंद की उपाधि दी गई। अच्छा, वो अलग बात है कि गांधी जी की लड़ाई हुई थी साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स से, पर गांधी जी का सीधा सा था, इस दुनिया में हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, वैचारिक मतभेद होते हैं वो सुलझ जाते हैं तो हम सभी मित्र हैं। तो साउथ अफ्रीका में भी वो सत्याग्रह करते थे, अपनी बात बन जाती तो ऐसा थोड़ी था वो दुश्मन मान लेते थे उन्हें कि बाद में बात नहीं करेंगे। अब तुम्हारी किसी की आपस में लड़ाई हो जाए, न्योनिका डोलसी की मान लो, अरे किसी चीज पे ठीक है ना, लड़ाई हो गई, बाद में अगर चीजें मिलती है तो लाइफ में, अब मान लो कि दुनिया में बस तुम ही दो लोग बचे हो, तुम्हारी है दुश्मनी, ठीक है, अब तुम्हें पकाना है खाना, बिना पानी पकेगा नहीं, सब्जी है डॉल्सी के पास, पानी है न्योनिका के पास, अभी भी तुम दोस्ती ना करो तो तुम भी निपट जाओगे, है ना। तो बात क्या होती है कि उस चीज को भूलना आना चाहिए, किसी भी चीज को। हाँ, इस दुनिया में हर किसी को किसी से मतलब, मम्मी पापा से नहीं लड़ते हो आप, लड़ते हैं, सभी से लड़ते हैं, या ब्रिटिशर से उन्होंने हमें गुलाम रखा, आज हमारी दोस्ती नहीं इंग्लैंड से है। डेवलपमेंट में कमी हो जाएगी ना अगर उन्हीं चीजों को आप ढोते रहोगे, तो दोनों पार्टी की डेवलपमेंट में कमी होगी, दोनों लोगों के। तो कोई लड़ाई नहीं, कोई दोस्ती नहीं, मतलब परस्त है पूरी दुनिया, और आपको भी होना चाहिए।
मैं एक पॉजिटिव वे में कह रहा हूं, मतलब परस्त इतना भी लालची मत हो जाओ कि दूसरे का नुकसान करो, एटलीस्ट अपना फायदा करो, सॉरी, और सामने वाले का नुकसान ना हो, इतना होना चाहिए। ठीक। अब जी बात आ जाती है गांधी जी का, चलो पार्टिसिपेशन ऑफ गांधी जी, पार्टिसिपेशन ऑफ गांधी जी इन इंडियन फ्रीडम। हाँ, पार्टिसिपेशन कह लो चाहे ऑफ गांधी जी इन, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है बुक में, मैंने खुद ही बना दिया, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सबसे पहला काम गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। होता क्या है, एक राजकुमार शुक्ल, मुझे नहीं पता आपकी बुक में स्टोरी है कि नहीं, एक राजकुमार शुक्ल नाम के किसान थे। उन्होंने देखा कि एक प्रबुद्ध इंसान है जो भारत भ्रमण कर रहा है, किस लिए? लोगों की समस्याओं को सुन रहा है, कम से कम सुनता तो है। तो राजकुमार शुक्ल आपके बिहार से आते हैं, गांधी जी के पास पहुंचते हैं, कहाँ? गुजरात। तो वो बोलते हैं सर ऐसा है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे इंडिगो का कल्टीवेशन करवाया जा रहा है फोर्सफुली। क्या हो रहा है? फोर्सफुल इंडिगो कल्टीवेशन। अरे क्या लिख रहा हूं बताओ, रोक भी नहीं रहे हो सर, गलत लिख रहे हो हैं। इंडिगो कल्टीवेशन। आपका सवाल हो सकता है सर तो क्या हो गया, फसल ही तो है, करवा लो पैदा। इसका पढ़ा दो, आ जाओ प्लीज, यू मोस्ट वेलकम, कम। इंडिगो कल्टीवेशन, समस्या क्या थी? देखो, इंडिगो कल्टीवेशन की समस्या क्या थी कि बिकॉज ऑफ इंडिगो आपकी जो लैंड थी, लैंड लूजेस फर्टिलिटी, सबसे मेजर प्रॉब्लम। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स इंडिगो अपने यहां क्यों नहीं कल्टीवेट करते थे? दे वर वेरी चालाक, बोले अपनी जमीन नहीं खराब होने देंगे। यानी कौन सी वाली बात हो गई, ये पटाखा है देखियो, फुस निकला था, तुम्हें पता है, दोस्त को पकड़ा दे, देखियो यार जला के चल रहा है कि नहीं। करते हो ना ऐसी हरकतें कभी, देखियो पकड़ियो यार, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैंने भी किया पहले। पर दरअसल तुम्हें क्या है, वो टेस्ट करना है। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, उनकी जमीन ना खराब हो, वो इंडिया की जमीन से उन्हें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बनिया आदमी की प्रवृत्ति होती है, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, धंधा करना है। अच्छा, लैंड लूजेस फर्टिलिटी, और दूसरा कि फार्मर्स को प्रॉपर प्राइस भी नहीं मिलता था, फार्मर्स डिडंट गेट प्रॉपर प्राइसेस, यानी उन्हें सस्ते में खरीदा जाता था, नुकसान होता था भाई किसानों का। अब किसान कहेंगे भाई हमें पैसा ही नहीं मिल रहा तो हम क्यों करें, तो कंपलसरी कर दिया गया था। इसे कहते तिन कठिया सिस्टम। क्या कहते थे? एक टर्म है तिन कठिया, तिन कठिया सिस्टम। तिन कठिया का मतलब पता क्या होता है कि एक फिक्स था, फिक्स परसेंटेज ऑफ लैंड पर, लैंड विल बी डेडिकेटेड टू इंडिगो ओनली। कि आपको, आपके पास मान लो कि 100 एकड़ ऑफ लैंड है, तो आपको पर्टिकुलर जैसे 30 और 40 एकड़ लैंड पे सिर्फ इंडिगो ही कर सकते हो। तो फोर्सफुल हो गया भैया, मेरी मर्जी, नहीं करना मुझे। एक तो कैश क्रॉप है। अच्छा, इंडिगो क्या था? इट वॉज अ, या इट इज अ डाई, कलर के लिए यूज होती थी, यूरोप वगैरह में बहुत डिमांड थी इसकी। ठीक। और इंडिया का जो इंडिगो था वो एकदम बेस्ट था, क्योंकि हमारे यहाँ की लैंड, होता क्या था कि जो बिहार बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पर रिवरीन सिस्टम बहुत अच्छा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत अच्छा है, और वहाँ की लैंड भी उसके काबिल है। तो वहाँ इंडिगो कल्टीवेशन, जूट भी बहुत अच्छा होता है बंगाल में, जूट आज भी सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में ही होता है। ठीक। तो अच्छा, चंपारण सत्याग्रह करते हैं गांधी जी, जाते हैं राजकुमार शुक्ल के कहने पे कि चलो जी आएंगे। तो वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वहाँ पे वेलकम किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने, स्टेशन पे चंपारण के पे बैठे हुए थे, बेचारे सो गए रात को, गांधी जी आ गए, भीड़ भड़क्का देख के तब उनकी आंखें खुली, ओह कोई आ गया। तो होता क्या है, वहां एक साथ इतनी भीड़ आई, अच्छा लोगों को लगा कोई आ रहा है, मसीहा आ रहा है, मसीहा आ रहा है, हवा फैल गई।
तो लोग इकट्ठे हो गए, हुजूम हो गया। अब इतनी भीड़ को देख करके ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी क्या लगा, पता नहीं कौन है। अच्छा, टेलीग्राम आ जाता है कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास कि ये आदमी टेढ़ा है, साउथ अफ्रीका में भी इसने बहुत बवाल मचाया है, तो इससे थोड़ा प्यार से बात करना। तो बेसिकली होता क्या है, अंग्रेज, ये कब होता है 1917, कब हो रहा है ये 1917, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, यानी गांधी जी के जो चक्षु हैं वो खुल चुके हैं अंग्रेजों के खिलाफ के, दे आर नॉट सपोर्टर्स ऑफ अस। तो अब वो सार्जेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाले उससे बाहर आ रहे हैं निकल के, क्योंकि अब सत्याग्रह में कूद गए। तो बेसिकली सबसे पहला सफल सत्याग्रह, पहला ही सत्याग्रह था और वो सफल हो गया। यानी ब्रिटिशर्स ने क्या कह दिया कि जी ऐसा है, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, तिनखटिया प्रणाली को खत्म कर देते हैं, जिसका मन करे वो इंडिगो कल्टीवेशन करो, जिसका ना करे वो मत करो। ठीक है भाई, गांधी जी की वाहवाही हो गई। और ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, ये भी नहीं कि 10-5 दिन उन्होंने किया था, विद इन 24 आवर्स वो चंपारण सत्याग्रह सफल हो जाता है। मैक्सिमम अगर आप सारी घटनाएं भी मिलाओ तो 48 घंटे से ज्यादा नहीं लगे थे। अब कोई भी सत्याग्रह सिर्फ 1 या 2 दिन में सफल हो जाए तो कितनी बड़ी, लोगों को लगा हाँ ये सच में भगवान है, सच में मसीहा है। अंग्रेज जो प्यार से बात ही नहीं मानते, उनसे बात मनवा ली 2 दिन में। हम यहां पर त्रस्त हैं इतने दिन से, सालों से, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। तो चंपारण सत्याग्रह हो गया। ठीक है, अब दूसरा सत्याग्रह होता है। ठीक, दूसरा सत्याग्रह क्या था? खेड़ा था। और तीसरा क्या था? अहमदाबाद मेल। तो दूसरा आपका होता है खेड़ा। खेड़ा आपका कहां है? गुजरात। 1917-18 वो भी, पर ये दूसरे नंबर का है। कुछ बुक्स 1917 भी कहती है, 1918 भी कहती हैं, बड़ा वो है? दोनों सही है, बट आपसे सीरीज पूछा जाए, पहले चंपारण, फिर खेड़ा और फिर अहमदाबाद। अगर आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है तो याद रखना, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। ठीक है। अच्छा, खेड़ा में क्या था कि जो आपके पीजेंट्स थे, दे वर सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग। खेड़ा में क्या होता है? गांधी जी वेंट टू खेड़ा टू सपोर्ट पीजेंट्स। गांधी जी जाते हैं, गांधी जी वेंट टू खेड़ा फॉर या टू सपोर्ट of peasants who were suffering from crop failure and आपका प्लेग। अच्छा, हो क्या रहा था? क्रॉप फेलियर हुआ। ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं जी, हम तो इनकम टैक्स और टैक्स चाहिए हमें, हम तो जी लड़ रहे हैं युद्ध, इनकम टैक्स एंड टैक्स, या फिर आप कह सकते हो लैंड रेवेन्यू। चल रहे थे ना, लैंड रेवेन्यू पढ़े हैं, जमींदारी, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, इस तरीके से वहां पर भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम होगा कुछ ना कुछ। सरकार बोली हमें जी कोई मतलब नहीं क्रॉप फेलियर से, हमें चाहिए पैसा, हमें चाहिए पैसा। तो भाई लोग कह रहे हमारी तो फसल पैदा नहीं हुई, तुम्हें दें कहां से, दें कहां से? और ऊपर से प्लेग फैल गया। प्लेग क्या बीमारी है? जनरली चूहों में होती है, रेट में। इसके साथ समस्या क्या है? अगर चूहा उस पर्टिकुलर क्रॉप में घूम गया और उसने उस क्रॉप को टेस्ट और चखा भी, तो वो भी पॉइजनस हो गई। और प्लेग बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर वो लोगों को हो जाए, लोग उस क्रॉप को खा लें या चूहा लोगों को खा जाए, तो लोग धीरे धीरे मौत मरते हैं, जिसे बोल देते हैं ना पस पड़ के, सड़ सड़ के लोग मरते हैं। उनके धीरे धीरे सभी क्या है, बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है ना, कि अगर कहीं घाव हो जाए तो वो बढ़ता नहीं है, फिर तो एकदम धीमी मौत होती है। बहुत खतरनाक था। प्लेग की वजह से लाखों लोग मरे थे उस टाइम पर। लोग इतना वैसे ही परेशान थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे टैक्स भी मांग रही थी, यानी लैंड टैक्स भी मांग रही थी, रेवेन्यू आपका जो भी कलेक्शन था, और आपका कुछ बढ़ा भी दिया था टैक्स। गांधी जी पहुंचते हैं खेड़ा। ठीक, तो खेड़ा में सक्सेसफुल हो जाता है ब्रिटिशर्स, उनकी गांधी जी की ये बात भी मान जाते हैं, जी ठीक है आपका हम टैक्स इंपोज, इस साल का टैक्स माफ कर देंगे, ठीक, और आपको कुछ बोनस वगैरह भी देंगे। भैया लोग और खुश, चंपारण सफल, खेड़ा सफल। इतनी खतरनाक चीजें कि अंग्रेज मान के ही नहीं दे रहे थे, गांधी जी ने बात मनवा ली। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है आपका? अहमदाबाद मेल। क्या हो रहा है? अहमदाबाद मेल।
ये भी आपका कब होता है? 1918। क्रोनोलॉजी में ये 3rd नंबर पे है। अच्छा, यहां क्या मामला था? यहां मामला था कि जो लेबर की वर्किंग कंडीशन थी बहुत वर्स थी। वर्किंग कंडीशंस वर वेरी बैड। वेरी बैड के साथ आप बोल सकते हो इनह्यूमन थी वो। जैसे आपसे 18 20 घंटे काम करवाया जा रहा है, 18 घंटे काम करवाया जा रहा है, लोगों को आराम नहीं दिया जा रहा। और क्या था? लेस वेजेस थे, यानी कि पैसा कम मिल रहा था, और उनको कोई बोनस भी नहीं दिया जा रहा था। भाई हमें किसी भी आंदोलन से पहले उसकी कुछ चीजें भी तो पता होनी चाहिए, चल क्या रहा है। यानी लोगों को बोनस भी नहीं मिल रहा। देखो कोई भी कर्मचारी कहीं काम करता है तो एट द एंड ऑफ ईयर उसे थोड़ा बहुत बोनस दिया जाता है। कुछ कंपनीज आपको फेस्टिवल के टाइम देती हैं वो बोनस, कुछ कंपनीज आपको एंड ऑफ द ईयर देती हैं, जो भी उनका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है। कुछ की मार्च होती है, कुछ की जून होती है, वो आपको बता देंगे कैसे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तब। तो समझ रहे हो? तो ये चीजें थी, ये समस्याएं थी। ठीक, तो गांधी जी पहुंचे, पहुंच गए जी, पहुंच गया महामानव, है ना, बिना कपड़ों वाला। कोई बिना कपड़ों की कहानी मैंने शायद आपको बताई है ना। तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अभी मैं भी मजाक के मूड में पढ़ा रहा हूं, बट गांधी जी मजाक का पात्र कभी नहीं हो सकते। अगर गांधी जी को कोई पहचानता जानता है और गांधी जी को पढ़ा है तो वो गांधी जी की बुराई नहीं करेगा। गांधी जी की बुराई सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले करते हैं। आपने कहीं से कोई रील देख ली, कोई ज्ञान जो बातें बोलते हैं, हमारे अभिभावक, मेरे पापा भी बुराई करते थे, बट मैं उनसे एक ही बात कहता था, आपने कहां लिखा देखा जो आप मुझे बता रहे हो? किसी माई गलाल में हिम्मत क्यों नहीं है कि वो किताब में लिख रहा है उस बात को? कुछ लोगों ने लिखा भी है, बट वो पॉपुलर चीजें नहीं है। लोगों आपकी सरकार उसे पढ़ा क्यों नहीं रही है? आपको नहीं पढ़ा सकती, वो गलत है। यानी वो बस बकैती चल रही है, फालतू की बातें, बकवास है। तो गांधी जी ने करवा लिया जी। अहमदाबाद मिल में क्या हो जाता है कि लेबर को बोनस भी मिलता है, वेजेस में इंक्रीमेंट भी होता है, और वर्किंग कंडीशंस में भी इंप्रूवमेंट हो जाता है। कंडीशंस इंप्रूव्ड। सारी बातें मनवा ली, खेड़ा भी सफल हो गया, सॉरी अहमदाबाद मिल भी सफल हो गया। यानी आपके तीनों के तीनों आंदोलन क्या हो गए? सफल हो गए। ठीक है ना, सक्सेसफुल हो गए। तो अच्छा, बेसिकली ये था क्या? वर्किंग कंडीशन उनकी। तो कॉटन मिल वर्कर्स थे ये। कौन थे? कॉटन मिल वर्कर्स। ठीक, उनके लिए लड़ाई चल रही थी। आपको तीनों का रिव्यू, चंपारण में क्या हुआ? इंडिगो प्लांटेशन के लिए था, तिनकटिया सिस्टम के अगेंस्ट हुआ था वो। ठीक है, तिनकटिया आप वर्ड यूज कर सकते हो, शायद आपके सिलेबस में नहीं होगा वो, बट यू कैन यूज इट, बहुत अच्छा वर्ड है, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। खेड़ा में क्या हुआ आपका कि आपके जो किसान थे उन पे टैक्स इंपोज कर दिया गया था और क्रॉप फेलियर हो गया था, प्लेग फैला हुआ था, तो उसकी वजह से दिक्कत आई। और आपका अहमदाबाद मिल में क्या हुआ? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। सभी जगह क्या किया? मेन इंपॉर्टेंट टर्म सत्याग्रह। सत्याग्रह, अब भैया सत्याग्रह होने लग गया पॉपुलर। अब इसी टाइम क्या हो रहा है कि आपका वर्ल्ड वॉर भी खत्म होने को जा रहा है। अच्छा, एक चीज कर लेते हैं साथ में, वैसे मैंने मैप करवा दिया है आपको, ठीक है ना, आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। अगर किसी ने चोरी करके और अब चीटिंग करके और देखना चाहा ना, तो ध्यान रख लेना। समझ रहे हो? मैं पढ़ा चुका हूं ना। ये आपका प्यारा भारत। ओए ओए बंद कर। प्यारा भारत। तो गांधी जी ने 3 चीजें की। एक किया चंपारण, ठीक, खेड़ा और अहमदाबाद। चंपारण था आपका बिहार में, और ये दोनों है आपके गुजरात में। ठीक, जैसे मान लो आपका, बता देता हूं मैं, पॉलिटिकल मैप में यहां आ गया बना हुआ बिहार। क्या आ गया? बिहार। तो आपको क्या ध्यान रखना है? चंपारण की लोकेशन बिहार के एकदम यहां पर। बिहार कहां है? यूपी की बगल में। बिहार कहां है? यूपी के एकदम बगल में। तो यूपी के बॉर्डर पे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब चंपारण 2 पार्ट में जब डिवाइड हो गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न चंपारण, बट तब एक ही चंपारण हुआ करता था। तो आपको यहां कॉर्नर पे बनाना है। ये क्या है आपका?
चंपारण। ठीक, साथ में मैप का भी काम हो रहा है, चंपारण। अच्छा, ये यहां इस तरीके से आता है, मैप प्रॉपर बना देते हैं। ऐसे है गुजरात। ठीक, तो एक जगह यहां है और एक जगह यहां है। अनन्या, ये क्या है और ये क्या है? तुझे भी ऊपर वाला पहुंचा दूं? हाँ भाई, ये है खेड़ा और ये है अहमदाबाद। नीचे वाला क्या है? खेड़ा। ऊपर वाला क्या है? अहमदाबाद। सही बोल रहा हूं? देखो उसे, देखो कॉर्नर वाली को। बोलो, कॉन्फिडेंट नहीं हो? हाँ भाई, वही है जो मैं बोल रहा हूं। ये है आपका खेड़ा और ये क्या है आपका? अहमदाबाद। अच्छा, आपके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन का तरीका बता देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लोकेट, लोकेट ऑन मैप, लोकेट ऑन मैप। बेटा खा खरगोश है, ठीक है? के एच भी हो सकता है और के डबल एच भी हो सकता है, बोथ आर करेक्ट। ठीक, कोई बात नहीं, इतना स्पेलिंग पे मत जा बेटा, अंग्रेजी क्लास नहीं चल रही है। ओके, कोई बात नहीं। देखो, हाँ, लोकेट ऑन मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको तिनखटिया सिस्टम वर्ड इसलिए बोला, तो क्वेश्चन था मूवमेंट अगेंस्ट तिनखटिया सिस्टम, अगेंस्ट तिनकटिया सिस्टम। तो आप किसे लोकेट करोगे? दोनों का आंसर होगा चंपारण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मूवमेंट या सत्याग्रह, मूवमेंट ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स, कॉटन मिल वर्कर्स। तो कॉटन मिल वर्कर्स का कहां हुआ था? अहमदाबाद। समझ रहे हो ना? डायरेक्ट आपको नहीं बोलेंगे कि अहमदाबाद आपका वो लिख दो और वो कर दो। फिर आपसे पूछ सकते हैं पीजेंट सत्याग्रह, कौन सा? पीजेंट सत्याग्रह। तो कृपया करके अलग अलग फॉर्म के लिए तैयार रहिएगा। ये आपसे बोल सकते हैं कि लोकेट द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर, जैसे आपसे बोल दिया जहां पर बोनस वगैरह आपका दिया गया था वर्कर्स को, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे। या पीजेंट्स पर टैक्स इंपोज, मतलब टैक्स क्रॉप फेलियर के बाद भी टैक्स इंपोज किया गया था, तो उस जगह को लोकेट कर दो, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तीनों जगह का पता चल गया, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। क्वेश्चन का तरीका बता दिया मैंने कैसे कैसे आएगा। ठीक, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया लग रहा है? चैप्टर टफ तो नहीं है? अच्छा, अब आ जाती है भैया खतरनाक बात। देखो 1918 के बाद में भी चीजें इंडिया के लिए आसान नहीं है। आफ्टर 1918 आपकी चीजें आसान नहीं है। जो मान लो कि ब्रेड के और खाने के रेट बढ़ गए, वो कम नहीं होने। एक बार महंगाई आ गई, वो आसानी से कम नहीं होती है। आप ये चीज देखना, बाई चांस ठीक है कभी कोई ऑफर चल गया, कुछ हो गया, और वापस से कुछ दिन में उसी रेट पे आ जाती है। वो उससे तो हम जूझ रहे थे, क्रॉप फेलियर हो रहा था, जूझ रहे थे, प्लेग फैल रहा था, जूझ रहे थे। बट ब्रिटिशर्स जो है, अब जीत भले ही जाते हैं, बट उन्हें क्या है भैया, वो थे परेशान किससे? हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स से। तो एक नई चीज लेकर के आते हैं, आपका रॉलेट एक्ट। कब लाते हैं? 1919। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट था कि आपको, आपकी सरकार आपको बिना किसी जवाबदेही के, शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकती है। यानी अगर आप डाउटफुल हो इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कैन अरेस्ट यू फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। ध्यान से, क्या था? गवर्नमेंट कैन अरेस्ट एनीवन on basis of doubt for 2 years without any trial, without any trial। ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रायल का मतलब समझो, जैसे
अभी भी आज की डेट में समझने की कोशिश करना कि मान लो कोई अरेस्ट हो गया, किसी ने कोई क्राइम किया है, तो विद इन 24 आवर्स उसे जज के सामने रिप्रेजेंट करना होता है। जज के सामने जब जाएगा तो केस लड़ेगा ना, वो अपनी बात रखेगा, अपनी दलील रखेगा, अपना वकील करेगा, अपना एडवोकेट करेगा, वो उसके लिए फाइट करेगा। तो दोनों तरफ से बात होगी, गवर्नमेंट अपनी बात बताएगी और किसी भी जो क्रिमिनल है उसकी है या नहीं वो तो जज डिसाइड करेगा। बट वो ट्रायल के लिए लेके नहीं जा रहे, ठीक है। ट्रायल होता है मतलब रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ जज, रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ जज या जुडिशियरी। अब ये काम ये कर ही नहीं रहे, लेके नहीं जा रहे जज के सामने। कैसे हंसी आ रही है बेटा, क्या बात है? आज तो मैंने सब कुछ सही पहना हुआ है, हैं? क्यों हंस रहे हो? कड़े से आवाज कर रही है, नाच लें तो फिर ड्रम बज रहा है मैन, नाच लें। ओ तारा रा रा हैं? क्या कहते हो? समझ आया बेटा? रॉलेट एक्ट क्या था आपका? इट वॉज पास थ्रू, अच्छा ये पास किसने किया था? इट वॉज पास्ड बाय, इट वॉज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन थी ये, क्या था ये? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या था? हाँ देखो, हमारे इंडिया को चलाने के लिए ब्रिटेन के अंदर एक पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट ब्रिटेन की तो अलग थी, उसी में कुछ मेंबर्स को इंडिया की गवर्नमेंट चलाने के लिए भी असाइन किया गया था, तो उन्हें बोला जाता था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इंडियंस ने क्या किया भैया? इंडियंस अपोज्ड इट। इसमें कोई भी मेंबर इंडियन नहीं है, सारे के सारे अंग्रेज हैं, हमारी किस्मत अंग्रेज लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करता है आपके, इस एक्ट ने क्या किया? दिस एक्ट प्रोवाइडेड द एक्सट्रीम पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसने क्या किया? इट प्रोवाइडेड एक्सट्रीम पावर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडिया। अब इन्हें चाहिए था, कुछ थे ना खुदीराम बोस जैसे, कुछ फोड़ देंगे हम। मैसेज आ रहे हैं किसी के? क्यों हैं? बातें चल रही हैं कुछ? नोटिफिकेशन वो इंपॉर्टेंट था इससे ज्यादा? वो नोटिफिकेशन आने वाला एग्जाम में, बताओ। हम गला सुखा रहे हैं अपना, आपको बोल बोल के बता रहे हैं चीजें, बोर हो रहे हो? कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आ रहा हो, एक शब्द भी? मैं तो तुम्हारे बिना पूछे चीजें बता रहा हूं कि तुम्हें ये भी नहीं बता पूछना पड़ रहा ट्रायल क्या है, ये भी नहीं पूछना पड़ रहा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं ना तुम्हारे सभी वर्ड्स को। थोड़ा सा ध्यान दे, तुझे तो खासतौर पे जरूरत है, सुधर जा। समझ रही है ना? ये जो कानों के छेद है, वरना मैं ये अभी कुंडल की जगह ना रस्सियां डाल के ऊपर की तरफ मैं अलग यूज कर लूंगा इनका। एक पतला सा आता है ना, वो चीप कहते हैं उसे, सामान बंडल बांधने के लिए बुक्स बंध के आती है ना, पता है? वो यूज कर दूंगा, फिर देख ले, मान जा। हैं? सर मैं कंप्लेन कर दूंगी आपके खिलाफ चाइल्ड अब्यूज का, हैं? घर वालों से परमिशन लेके तब करूंगा, फिर मैं कहूंगा सब जी ऐसा है चाइल्ड अब्यूज में इसके घर वाले भी शामिल है, मैं अकेला नहीं था। कर दियो बहन। फिर हम लड़ेंगे केस, फिर हम जाएंगे ट्रायल पे, फिर हम कहां रिप्रेजेंट किए जाएंगे? इन फ्रंट ऑफ जज। फिर हमारा वकील करेगा जिरे कि साहब जी ऐसा है कि इनके घर वाले इन्हें फीस देते थे सर को, सर बेचारे मजबूर, क्या करें, नंबर ना आए तो घर वाले सर को सुनाते हैं, अब सर कुछ तो एक्शन लेंगे। समझ रही है तू? बाल काट काट के ना सबरी फैशन बॉय कट बना दूंगा, वाली मान जला ली। समझ नहीं आया? जिन्होंने कहा "हाँ, ये क्या हुआ जिका कैसन ने हैं, हमारी तो समझ भी ना आ रही कहा कह रहे हैं, आएगो
अम्बे बाल को तुम पढ़े ना यार, ने कहा पढ़ ले करो, घर के इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें कहा पढ़ लेंगे तो काम है जाओ, बढ़िया तरक्की पा लोगे, कछु बन जाओगे। हैं, ये क्या बोल रहे हैं हम? इट इज कॉल्ड ब्रज भाषा, भगवान कृष्ण यही बोलते थे, तो हम तो भगवान कृष्ण की बोली बोल रहे हैं ना, हैं? चलो अच्छा, अब क्या होता है जी, रॉलेट एक्ट पास हो गया, गांधी जी जोश में भरे हुए, 3 3 सत्याग्रह सफल, बोले अब मैं नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करूंगा। क्या बोले? 1919 में गांधी जी बोलते हैं, गांधी जी बोले लॉन्च्ड अ नेशन वाइड सत्याग्रह। अच्छा एक चीज देख रहे हो, अभी तक गांधी जी ने सत्याग्रह किए वो रीजनल थे, छोटे छोटे एक एक जगह पर। बोले भैया रोलेट एक्ट का असर तो पूरे देश पर पड़ेगा, तो आपका सत्याग्रह भी पूरे देश में होना चाहिए। और सत्याग्रह का मतलब सीधी सी बात क्या, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। अच्छा ये तो मोटो था, ये तो क्या है, ये तो हार्ट ऑफ सत्याग्रह है, ये तो थीम ऑफ सत्याग्रह है, ये तो होगा ही होगा, ये तो जी होना ही होना है। अब साथ में हर एक सत्याग्रह, जैसे कॉटन मिल वर्कर के लिए अलग चीजें थी, अब यहां पर नेशन वाइड सत्याग्रह किसके लिए हो रहा है? अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। अब इन्होंने क्या क्या कहा, गांधी जी ने क्या क्या बोला कि जी हमें करना क्या क्या है। अच्छा उस करने क्या क्या को साथ साथ में ना, हम जब गांधी जी ने लॉन्च किया नेशन वाइड सत्याग्रह, तो ब्रिटिशर्स ने भी कुछ एक्शन लिया। ब्रिटिशर्स ने क्या एक्शन लिया कि ये जो सत्याग्रह है वो बहुत अपराइजिंग में था, अपराइजिंग का मतलब है बढ़ चढ़ रहा था, लोगों को पसंद आ रहा था, लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें बहुत अच्छे से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक एक्शंस अगेंस्ट नेशनलिस्ट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, आप इसे पहला पॉइंट ले सकते हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट नेशनलिस्ट। अब हमें अब नहीं बताएगी नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिस्ट, बताओ। हम्म, बोलो। हैं कलाली, बोल बेटा। ओके सर, ये तो बताया ही नहीं आपने पढ़ाते हुए, चीटिंग है ये तो। हाँ अनन्या, बोलो बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिस्ट? हाँ, देशभक्त कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, फ्रीडम फाइटर कह सकते हो, बट देशभक्त ज्यादा ठीक है, नेशन के लिए जो लड़ता है, ठीक, यानी राष्ट्र प्रेमी या राष्ट्रभक्त, यानी अपने देश के लिए लड़ने वाले। अब भाई वही तो थे, तो नेशनलिस्ट उन्हें कौन दिख रहा था? अच्छा ये वर्ड हमने यूज किया है, वो नहीं करते थे, वो तो हमें डाकू गुंडा डकैत कहते थे, आतंकवादी कहते थे, टेररिस्ट कहते थे। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट में हमारी सो कॉल्ड जो भी सरकार थी है, उसने आतंकवादी बोला ना फार्मर्स को, तो उनकी समझ थी। मैं तो उन्हें ब्रिटिशर्स की तरह ही कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी सरकार मेरे किसान को आतंकवादी कह रही है तो वो सरकार मेरी नहीं हो सकती, वो अंग्रेजी वाली हुकूमत वो चला रही है। देश के किसान को आप आतंकवादी कह कैसे सकते हो? अन्नदाता है वो हमारा, खाना दिया है उसने हमें, और दे रहा है और देगा। तुम नहीं चाहते हो वो एसी कूलर फ्रिज में बैठे, बड़े नालायक हो, हैं? गलत बात है ये तो। अच्छा अब होता क्या है, तो गांधी जी was not allowed to enter in Delhi। तो इन्हें कहां पर रोक लिया गया?
और तो देवर ही वॉज पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड वर पिक्ड अप, अधिकारियों ने पकड़ लिया, अंग्रेजों ने, बोले जी ऐसा है दिल्ली नहीं जाओगे। अब भाई दिल्ली तो हर कोई आने की कोशिश करेगा, हमारी सरकार ने फार्मर्स को रोका ना दिल्ली आने से, सबको डर लगता है, हर कोई कहाँ जाएगा। तुम मेरे पास पढ़ने कहाँ होगे, कोचिंग, कोई बात करनी है आपके पेरेंट्स को, सर के पास शिकायत लेके आनी है, आपकी कोई बात बतानी है, मुझसे कोई बात पूछनी है, तो कहाँ आएंगे यहाँ, मैं रास्ते ब्लॉक कर दूं जी, मैं नहीं बात कर रहा, दिल्ली मत आओ, मेरे घर आ जाओ, मैं मथुरा आ जाओ, मैं तो मथुरा हूं। ये कोई लॉजिक वाली बात थोड़ी है। तब भी दिल्ली कैपिटल थी, आज भी दिल्ली कैपिटल है, तो दिल्ली तो आएंगे लोग सरकार के पास, सरकार तो वहीं रिप्रेजेंट वहीं से कर रही है ना। तो गांधी जी ने क्या कहा, दिल्ली आ रहे थे, सत्याग्रह दिल्ली से लॉन्च करूंगा दिल्ली में भीड़ इकट्ठी करूंगा। अमृतसर में उठा लिया गांधी जी को, बेचारे वैसे ही संत आदमी थे, उठ गए है ना, तो कोई बात नहीं, अब ले जाए गए। बट होता क्या है, अब मुद्दा आता है मेन आगे इंपॉर्टेंट। अभी आपको बताएंगे कि ये सत्याग्रह फेल क्यों हुआ, कहां कहां क्या चल रहा था। बट हम इस रॉलेट एक्ट के तुरंत बाद एक चीज होती है, 10 अप्रैल 1919, डेट क्या है, 10 अप्रैल 1919। तो आपके लीडर्स थे, लीडर्स कह लो या फिर आपके एक्टिविस्ट कह लो, नाम थे आपके सैफुद्दीन किचलू, स्पेलिंग पे मत जाना, कहीं कहीं यू होता है, और एक था आपका सत्यपाल मलिक। क्या नाम था, सत्यपाल मलिक। इन दोनों को अरेस्टेड अंडर रॉलेट एक्ट। इनको जी पंजाब के नेता थे, कहां के लीडर्स थे, पंजाब। इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट के नाम पर अरेस्ट कर लिया कि जी आप हो उपद्रवी तत्व, समाज के उपद्रव फैला रहे हो, आप परेशान कर रहे हो, आप लोगों को सरकार के खिलाफ आप रणनीतियां बना रहे हो, तो आप क्या हो, देशद्रोही हो। उठा लिया ना। अब होता क्या है, दिन आता है 13 अप्रैल 1919, दिन था बैसाखी का, बैसाखी फेस्टिवल होता है पंजाबियों का, ठीक। लोकेशन थी अमृतसर, जलियांवाला बाग। लोगों के दो एम क्या था, एक तो आपका फेयर लगा, फेयर की स्पेलिंग FAIR पक्का, आरी, जी ऐसा है, तुम लड़ लेना, मेरी अंग्रेजी थोड़ा सा कमजोर है, मैंने मेला लिख दिया तो और टू कह सकते हो, टू फेवर रिलीज ऑफ बोथ लीडर्स। इन्होंने क्या सोचा जी, ऐसा है कि दोनों नेता हैं, उनकी रिहाई के लिए भी आवाज उठाएंगे और अपना मेला भी एंजॉय करेंगे। तो वहां पर क्या था, जलियांवाला बाग में आपके ओल्ड पीपल, वुमेन, चिल्ड्रन, सभी लोग थे, ठीक। अब जी एक सनकी से आदमी थे, ठीक है, बारह की रात को, मत जाओ पुरानी स्टोरी, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं, डिस्टर्ब मत कर, तुझे पढ़ा रखा है बट डिस्टर्ब मत कर, रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना, डिस्टर्ब नहीं, वो स्टोरी वापस नहीं आएगी। तुम लोग ना भटका देते हो, तुम्हें मजा आता है कहानियां सुनने में, सर एकदम सर को भटका दो। तुमने पहले बहुत लंबे लंबे चैप्टर पढ़वाए ना ऐसे करके, कि मैं सर ने तो एक दिन गांधी जी के ऊपर ही निकाल दिया था एक क्लास, आज तो बहुत आगे पहुंच गए हम, एक दिन सिर्फ गांधी जी की यात्रा पड़ी थी, हैं। चलो, क्या क्या पूछ रही है बहन, वो मार्शल लॉ पूछ रही है। मार्शल लॉ का मतलब होता है एक ऐसा रूल कि
आर्मी के पास सारे राइट्स आ जाते हैं, आर्मी कैन टेक एनी ऑफ द डिसीजन, उन्हें जो लगेगा वो कर सकते हैं, अब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी वहां। कोई जवाबदेह आंसरेबिलिटी नहीं है आपकी आर्मी की, अब आंसरेबल नहीं है वो किसी को भी, उन्हें जिसको मारना है मार सकते हैं, जिसको अरेस्ट करना कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो जी ऐसा है। आपके आते हैं एक जनरल डायर। ठीक, जनरल डायर क्या थे? आर्मी के हेड और लीडर थे। आज बुला लो, मैम को बुला लो। अरे सांची, कम 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 हियर, कम हियर, कम बेटू, कम। आ जाओ आ जाओ, तुम भी बैठो, थोड़ी देर बैठ लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटू, आओ, कम हियर, कम टू पापा, कम। उससे डर रही हो? अच्छा, अच्छा, अच्छा। अरे माय बेटा वाज मिसिंग पापा। हाँ, अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, से हाई टू ऑल, से हाई, से हाई टू ऑल, से हाई, से हाई। दीदी है ना? अरे वाह, भूल गई तू सभी को? हैं? बुआ, बुआ, बुआ है ना ये दोनों, बाकी सब दीदी भाई, है ना? अच्छा, जय कर दो सभी से जय, से जय टू ऑल। हाँ बेटा, हाँ, तुम देख रहे हो पापा क्या कर रहे हैं? पापा पढ़ा रहे हैं, तुम्हें पढ़ाना है, पढ़ाओगे तुम? हैं? क्यों हाय नहीं बोला तुमने, बताओ? सभी लोग कहेंगे सांची ना बेकार हो गई, अब गंदी बेबी हो गई है, बैड गर्ल। से हाई टू ऑल, से हाई, चल से हाई। हैं? मिस कर रही थी तू सभी को? मिस कर रहा था? मिस करती है, वहां कहती है बच्चे नहीं आए, डेली खेलते थे, अब कोई नहीं मिलता। क्या खा के आई हो? अकेले अकेले, पापा के लिए नहीं लाई? हाँ, क्यों? क्यों बेटा?